हे गाइस, माय नेम इज़ विक्रांत। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बिगिनर आर्टिस्ट मैं जब भी था और आप अगर भी हो तो फिर बिगिनर आर्टिस्ट कौन सी मिस्टेक्स करते हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, और इससे आपके स्केचेस या फिर आपकी ड्राइंग्स और आपकी टोटली जो आर्ट जर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर हो सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो। और बहुत सारी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, जाओ मज़े करो, एंजॉय करो वीडियोस को। बहुत सारे आर्ट मटेरियल्स, बहुत सारे वीडियोस अलग अलग टाइप के, अलग अलग मीडियम में, तो वो सारे हैं। सो हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी 5-6 मिस्टेक्स हैं जो हम लोग एज ए बिगिनर आर्टिस्ट करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। बाय द वे गाइज, मैं बता दूं, ये जो भी मिस्टेक्स या फिर ये जो भी टिप्स मैं बताने वाला हूँ वो मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। और किसी दूसरे का इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं लेके नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे खुद के जो एक्सपीरियंस है मैं वही आपको करेक्टली एक्सप्लेन कर पाऊंगा। जैसे कि आप को पता होगा, अगर मैं मेरे पुराने वीडियोस आप देखते हो, मैं हर एक मीडियम में काम करता हूँ। स्केचेस, वाटर कलर्स, डिजिटल और ऐसे वॉट नॉट, सारे के सारे मीडियम्स में तो काफ़ी थोड़ा बहुत नॉलेज ऐसे मुझे है इन चीज़ों का। तो उसी हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ही मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सो पॉइंट नंबर 1 गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको एक मीडियम डिसाइड करना होगा। जैसे कि मैंने कहा, मैं अलग अलग मीडियम्स में काम करता हूँ, तो मुझे पता है कि जो भी नए आर्टिस्ट है, जो भी बिगनर आर्टिस्ट है, वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन से मीडियम पे काम करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर कोई आर्ट वर्क है, आपके पास कोई रेफरेंस है, आपको कोई इमेज अच्छी लगती है और आप सोचते हो कि मुझे इसका ड्राइंग बनाना है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि स्केच बनाना है, वाटर कलर पेंटिंग बनानी है, या फिर और कुछ बनाना है, पेंसिल कलर से बनाना है। तो ये सारे मीडियम्स होने की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो आपको नहीं करना है। आपको बिल्कुल एक प्रॉपर डिसीजन लेना है कि आपका जो रेफरेंस है उसके हिसाब से आप उसे कितने हद तक अच्छा कर पाओगे और कौन से मीडियम में अच्छा कर पाओगे। अगर वो आपने डिसाइड कर लिया तो फिर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा सही हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 गाइस, अगर आप कोई भी ड्राइंग या फिर रेफरेंस आप चूज़ कर रहे हो और आपने डिसाइड कर लिया कि मीडियम आपको कौन सा यूज़ करना है, तो मीडियम के हिसाब से चूज़ द राइट पेपर। मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि हम लोग जब स्कूल वगैरह में थे तो हम लोग के पास एक ड्राइंग बुक हुआ करती थी, जिसमें हम लोग सब कुछ करते थे। ड्राइंग कर लेते थे, स्केचिंग कर लेते थे, वाटर कलर्स कर लेते थे, राइट। लेकिन अगर आप प्रोफेशनली ये सारी चीज़ें करना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा कि स्केचिंग के लिए अलग अलग पेपर्स होते हैं और वाटर कलर्स के लिए अलग अलग पेपर्स होते हैं। वाटर कलर्स के जो पेपर्स होते हैं वो वाटर होल्ड करने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, सो दैट आपका जो कलर है और जो आपको काम करने में ईज है वो उन पेपर्स पे ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू नॉर्मल पेपर्स। और स्केचिंग के लिए भी अलग अलग टाइप के पेपर होते हैं, स्मूथ टेक्सचर वाले पेपर, हार्ड टेक्सचर वाले पेपर। तो ये सारे जो पेपर्स है वो स्केचिंग के अलग अलग टाइप को आपको अलग अलग ईज देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे पेपर लो, आप कम वाले पेपर, कम प्राइस वाले भी पेपर यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो। लेकिन अगर आपको अच्छा काम करना है तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए आप काम कर सकते हो। पेपर का जीएसएम जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और जितने भी ज़्यादा आपका जो मोटा पेपर होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप नॉर्मल ड्राइंग बुक भी यूज़ कर रहे हो जिस पे आप स्केचिंग वगैरह करना चाहते हो, तो एक मैं आपको टिप दूंगा कि हम लोग जब पेपर टेबल वगैरह पे अगर हम लोग स्टार्ट करें, एक प्रोफेशनल फील लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, टेबल पे पेपर डाल देंगे, उस पर टेप लगा देंगे और उस पर काम करेंगे। लेकिन जो हमारा टेबल का टेक्सचर होता है, जो मैं टेबल यूज़ करता हूँ, आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में, उस पर एक टेक्सचर्ड पेपर है जिसकी वजह से उसका एक रफ टेक्सचर बन जाता है उस टेबल का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दो चीज़ें करता हूँ। पहली, कि मेरा जो ड्राइंग बुक है उसे ही मैं टेबल पे रख देता हूँ और उस पर ही मैं स्केचिंग करता हूँ। सो मुझे क्या होगा, जो पेपर का थिकनेस है वो मुझे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि एक पेपर के नीचे बहुत सारे पेपर होंगे, तो मुझे टेबल का टेक्सचर वो पेंसिल वगैरह में हार्ड नहीं आएगा, तो मेरा स्केचिंग वर्क ईजी होगा। और अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो क्या करता हूँ, एक जो मेरा शीट है जिस पर मैं ड्राइंग कर रहा हूँ उसके नीचे में एक या फिर दो शीट्स लगा देता हूँ, और फिर उसके बाद में पेपर को टेबल पे स्टिक कर देता हूँ टेप की वजह से। तो आप ये सब कर सकते हो आपकी ड्राइंग को और ज़्यादा ईजी बनाने के लिए। तो गाइस, अभी टेप का सब्जेक्ट आ ही गया है, तो पॉइंट नंबर 3 यही होने वाला है। यस, पॉइंट नंबर 3 एक मास्किंग टेप से रिलेटेड है। जो हम लोग ड्राइंग करते हैं या फिर पेंटिंग भी करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टेबल पे स्टिक करने के लिए हम लोग एक मास्किंग टेप लगा देते हैं उसके चारों चारों कोनों पर। फॉर एग्जांपल, यहाँ देखो, ये वाला जो वाइट लाइन है या फिर ये वाला जो वाइट लाइन है, ये इसी की मदद से आया हुआ है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल पे
एक मास्किंग टेप लगा देता हूँ पेपर को होल्ड करने के लिए, सो दैट हम लोग उस पर काम करें और एक अच्छी सी बॉर्डर वहाँ पे बची रहे काम करते वक्त, राइट। तो वो एक चीज़ है। लेकिन काम होने तक तो सब कुछ सही होता है, लेकिन जब आप उसे पील ऑफ करते हो, निकालते हो उस टेप को, पेपर को वहाँ से निकालने के लिए, तभी बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। जब भी आप वो टेप निकाल रहे हो तो आपका पेज वहाँ पे फट सकता है, जो कि मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका था ये चीज़ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अगर आपके साथ ये भी होता है तो आप क्या कर सकते हो, बहुत ही ईजी सोल्यूशन है। आपके पास अगर कोई लाइट स्टिकीनेस वाली टेप है तो आप उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल कोई टेप है जो पेपर वाली जो होती है ना, मास्किंग टेप, वो अगर आपके पास है, उसकी स्टिकीनेस ज़्यादा है, तो आप उसके लिए एक चीज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, बस आपको एक जगह पे आपका पेपर रख दो और जो आपकी टेप है उसे पेपर के हिसाब से कट कर लो, ऐसे हाथ में पकड़ लो और उसे नॉर्मल सिर्फ ऐसे ही पेपर पे नहीं, टेबल पे एक बार स्टिक कर लो, पूरी तरह से अच्छे से स्टिक करो और उसे वहाँ से निकाल दो। उससे क्या होगा, जो आपकी जो टेप है वो, उसकी स्टिकीनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों ऐसे क्यों होता है, टेबल पे थोड़ी सी डस्ट वगैरह होती है तो थोड़ा सा स्टिकीनेस उसका कम हो जाएगा और फिर उसके बाद में वही टेप आपको पेपर पे लगा देनी है। उससे होगा क्या कि जो स्टिकीनेस कम होती है, तभी आपको काम करने में तो उसका कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, लेकिन जब आप उसे टेप को निकालोगे तभी वो पेपर को फाड़ेगी नहीं। और उसको निकालने का भी आपको सही तरीका सीखना होगा, देखना होगा, आप ऑब्जर्व करो कि किस। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4। जब आप ड्राइंग कर रहे हो, ये ड्राइंग के रिलेटेड है, राइट। जब भी आप ड्राइंग कर रहे हो तो एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप एक रियलिज्म की तरफ जाने वाले हो और आपको अच्छे से काम करना है, डिटेल्ड वर्क करना है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जो शेडिंग्स है वो आपको स्ट्रोक के साथ करनी है, राइट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं, अगर आपको कोई लाइट टेक्सचर बनाना है, स्किन का वगैरह से लाइट टेक्सचर बनाना है, तो आप क्या करते हो, लाइंस कैसे भी मार देते हो, कैसे भी हम लोग शेड कर देते हैं उसको, स्ट्रोक्स मार देते हैं और फिर बाद में उसको ब्लेंडिंग स्टम्प से, ब्रशेस से, ऐसी चीज़ों से आप उसे ब्लर करने की कोशिश करते हो, शेड करने की, स्मूथ करने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट को देखो और अगर मेरी भी रिसेंट कुछ वीडियोस देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं जो शेडिंग करता हूँ, मैं जो पहली जो बेस लेयर होती है वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ कि मुझे एग्जैक्टली कौन सा शेड वहाँ पे चाहिए और उसी हिसाब से मैं स्ट्रोक्स करता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप स्ट्रोक के साथ में ही शेडिंग करने की सोचो और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ो, ताकि बाद में आपको जो स्मूदनिंग है उसमें आपको कोई गड़बड़ ना हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। बाकी सारे पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूजिंग द राइट रेफरेंस। यस, चूजिंग द राइट रेफरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप रेफरेंस ढूंढते हो तो उसी पे आप काम करने वाले हो, उसी को आप सामने रखने वाले हो और उसी को आप कॉपी करने की कोशिश करोगे आपकी ड्राइंग में, आपका जो भी आर्ट वर्क है उसमें। तो एक अच्छा सा रेफरेंस ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये सिर्फ क्वालिटी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, क्वालिटी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आप अगर गूगल वगैरह पे इसको ढूंढ रहे हो, कहीं पे भी रेफरेंस अगर ढूंढ रहे हो, तो एक अच्छी क्वालिटी का रेफरेंस ढूंढना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ स्मूथ वगैरह जो भी काम करने वाले हो, नॉर्मल नॉर्मल अगर आप ऊपर ऊपर का काम करने वाले हो, तो आप किसी भी तरीके का रेफरेंस यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डिटेल वर्क करना है, आपको हाइपर रियलिज्म अचीव करना है, रियलिज्म अचीव करना है, या फिर स्किन टेक्सचर्स होते हैं वो सारे अगर देखने हैं, तो एक आपको अच्छी क्वालिटी की इमेज देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आपका रेफरेंस उतना ही ज़्यादा डिटेल्ड हो। दूसरी चीज़, डिटेल्ड होने के साथ ही कि आपको एक रेफरेंस ऐसा चूज़ करना है आपके स्किल के हिसाब से। अगर आप अच्छे से एक रेफरेंस ढूंढो कि आपका स्किल्स कितना अच्छा है और उस हिसाब से अगर आप रेफरेंस ढूंढो, तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी कि आप मोटिवेटेड रहोगे। आप बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड अगर आप ढूंढने जाओगे और उतने अगर आपकी स्किल्स नहीं है, तो वो चीज़ आपको डीमोटिवेट कर सकती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद में मैं ये कहूँगा कि ये सारी चीज़ें आप जब पर्सनली कोई भी आपका मन का रेफरेंस ढूंढते हो, तब ये चीज़ आप कर सकते हो, क्वालिटी वाला वगैरह। लेकिन अगर आपके पास कोई कमीशंस आते हैं, कोई ऑर्डर्स आते हैं, क्लाइंट को अगर ये इमेज चाहिए, कोई उनका स्पेशल इमेज होता है, फ़ोटोज़ होते हैं, वो उनको स्केच करके चाहिए होते हैं, तभी आप नहीं बोल सकते कि क्वालिटी इमेज नहीं है तो मैं नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। आपको जो भी काम आ रहा है वो लेना पड़ेगा। और उसी वक्त एक आपकी क्रिएटिव प्रोसेस स्टार्ट होनी चाहिए कि यहाँ पे डिटेल्स किस तरीके से होंगे, राइट, स्किन टेक्सचर कैसे होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट आपको एक HD क्वालिटी का इमेज ही दे, नॉर्मल इमेज या फिर ब्लर इमेज भी दे सकते हैं, लेकिन उस पर आप काम कर सकते हो
और ये चीज़ आपके स्किल्स पे डिपेंड करती है। सो ये थी 5 टिप्स या फिर मिस्टेक्स जो मैंने भी पहले की थी और बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट करते हैं। और इसके साथ में मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपका जो आर्ट वर्क है उसे प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर पेंसिल स्केचेस वगैरह बनाते हो इस तरीके के, तो उस पर आप फिक्सेटिव स्प्रेज वगैरह यूज़ कर सकते हो। और वाटर कलर्स भी बनाते हो तो उसके लिए भी अलग अलग से एक फिक्सेटिव स्प्रे मिलता है फॉर वाटर कलर्स पेंटिंग्स। तो ये एक बहुत ही सही सी चीज़ है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक टिप है कि ये वाला जो स्केच का फिक्सेड स्प्रे होता है वो आप वाटर कलर पे यूज़ ना करें, क्योंकि वो एक थोड़ा सा आपके जो वाटर कलर की डिटेल्स होते हैं उसे ख़राब कर सकता है, और क्योंकि वो पेपर को गीला कर देगा और वो ख़राब कर देगा। सो दिस वॉज द प्रो टिप। और ये सारी टिप्स और ट्रिक्स आप अगर ध्यान में रखो तो बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प हो सकती है आपकी आर्ट जर्नी में आगे जाने के लिए। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव थोड़ी सी भी लगी है, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, और पुराने हो तो यार बेल आइकन वगैरह नहीं दबाया तो दबा दो यार। और वीडियोस आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगे इसके आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।